अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम एम डी कैट 2024 के इंग्लिश, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो संडे को 22 ऑफ सितंबर को जो टेस्ट हुआ था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची की तरफ से, तो वो उसकी जो है वो पेपर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इसकी केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके करेक्ट आंसर्स एक्सप्लेन कर दूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी वाले से ये लेक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में तो ये बायोलॉजी का पोर्शन हमारे पास है, इसमें 68 क्वेश्चंस होते हैं एमडी कैट के अंदर। तो केमिस्ट्री पोर्शन पे आते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है चिलेट मीन्स डैश। तो चिलेट किसे कहा जाता है? तो चिलेट असल में कहा जाता है, दिस इज एक्चुअली क्रैब्स क्लॉस। तो चिलेट एक ग्रीक वर्ड है, इसके जो मतलब हमारे पास होते हैं डी ऑप्शन होगा। तो क्रैब्स क्लॉस को कहते हैं या केकड़े को पंजे को कहा जाता है चिलेट। ठीक है, तो चिलेट एक असल में ग्रीक वर्ड से निकला है, यूनानी ज़बान के वर्ड से निकला है और ये हमारे पास जो है वो इसको हम क्रैब्स क्लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज नंबर 69 है ये सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 से आया है। दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये चीज़ थी। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनको चिलेट कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू 70 देखते हैं। द शेप ऑफ एन अमोनिया मॉलिक्यूल इज डैश। तो अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से होता है? तो अमोनिया, जैसे कि आप जानते हैं, अमोनिया का फार्मूला हमारे पास होता है NH3। तो ये होता है अमोनिया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, लेविस स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह से हमारे पास बनेगा। दिस इज़ नाइट्रोजन और तीन तरफ इसके यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और एक हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। इस केस में बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के लिहाज से जो शेप आएगा अमोनिया का वो पिरामिडल आता है। ठीक है, या ट्रायगोनल पिरामिडल जिसको हम कहते हैं। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दिस इज पिरामिडल एमसीक्यू 70 में। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 71 है। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन लाइव स्टॉक फीड। किसको इस्तेमाल किया जाता है? एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे और एक लाइव स्टॉक फीड जो होती है पोल्ट्री वगैरह, उसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास होगा, फॉर्मिक एसिड इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन लाइव स्टॉक फीड। एमसीक्यू 72, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो दिस इज ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कूलम में। एमसीक्यू 73 है। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7, इससे ये एमसीक्यूज आया है लीच-चार्टलेस प्रिंसिपल के टॉपिक से कि किसमें हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट के मोल्स और जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो बराबर होंगे। अगर वो सेम होंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो हमारे पास है N2 + O2 2NO। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे भी आपके 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। दैट्स वाई इस पर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है कि डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज। तो बेंजीन की डेंसिटी कितनी होती है? तो बेंजीन की डेंसिटी होती है 0.88 ग्राम पर cm3। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें हमारे पास बेंजीन के डेंसिटी में। 75 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो राउल्ट्स लॉ के मुताबिक जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होती है? ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट ये जो आपके पास चैप्टर आया है, ये एमसीक्यूज आया है, ये फर्स्ट ईयर के न्यू बुक से हमारे पास। दिस इज आई थिंक चैप्टर नंबर सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स के चैप्टर से आया ना। ये शायद चैप्टर नंबर 10 होता है हमारा। ठीक है, या 6-7 हमारा होता है, दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। 8 होता है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट।
9 होता है केमिकल काइनेटिक्स, तो शायद ये 10 होता है। ओके ठीक है। अच्छा ये चैप्टर 10 से आया है और ये राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, चूंकि पीएमडीसी सिलेबस के अंदर राउल्ट्स लॉ का कोई टॉपिक मेंशन नहीं था। अगरचे ये न्यू बुक में है हमारी फर्स्ट ईयर की, बट दिस इज आउट ऑफ सिलेबल क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा अगर हम इसका आंसर मैं बताऊं कि क्या होगा इसका आंसर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। दिस इज चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको कहा जाता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होता है x2 के। x2 इज एक्चुअली द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ की ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है जो कि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अंदर मौजूद है। तो ये ऑप्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। MCQ 76 है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज अटैक्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स डैश। तो अगर असिमेट्रिकल अल्कीन अगर हम लेते हैं, लाइक अगर हम प्रोपीन ले लेते हैं, तो दिस इज जैसे कि हमारे पास प्रोपीन है, तो फिर प्रोपीन हमारे पास असिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कह रहे हैं कि उसके बाद अगर हम कोई एक असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेते हैं, जैसे कि H+ और Cl- लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ जाकर अटैक होगा करेगा, जहाँ पर ज़्यादा ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन होंगे, और जबकि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ अटैच करेगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, या जहाँ पर लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोराइड एटम्स, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मॉडरेट नंबर, लेसर नंबर ऑफ क्लोराइड एटम। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास रूल होता है, दिस रूल इज एक्चुअली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल्स। तो ये मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग है, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो दैट्स एन इजी क्वेश्चन। MCQ 77 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दैट्स इज चार्ल्स लॉ, ये सही चार्ल्स भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स के मुताबिक एट 0 डिग्री केल्विन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस शुड बी डैश। तो चार्ल्स के मुताबिक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट्स आल्सो अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम गैसियस स्टेट। दैट्स वाई 0 डिग्री केल्विन को, ये जो टेम्परेचर हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोलूट ज़ीरो। तो उसको एब्सोलूट ज़ीरो कहने की वजह यही होती है कि इस पर जो गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। ठीक है। 78 है, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डैश। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है वो कौन एक्सप्लेन नहीं करता, उसको एक्सप्लेन तो करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही होती है। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक तरह से डिफेक्ट ही होता है VBT का, कि वो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनको एक्सप्लेन नहीं करती। तो सी ऑप्शन होगा, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेवेंटी 79 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय डैश। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है वो इनहिबिट कैसे होती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं दिस इज H2O2, और जब ये डिकम्पोज होता है तो किस में डिकम्पोज होता है, दिस इज डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसको अगर इसमें अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट चाहिए होता है तो वो तो हमारे पास होता है, दिस इज MnO2, और इनहिबिटेड से मुराद के यहाँ पर क्या कहा जाए, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, जो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्लिसरीन। तो ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर के, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा हो गया, दिस विल बी केमिकल काइनेटिक्स जो है, दिस इज चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ से लिया गया। ठीक है। MCQ नंबर 80 है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये तो हेमोग्लोबिन होता है, जो असल में प्रोटीन का टॉपिक हमारे पास है। तो चैप्टर नंबर 11 जो हमारे पास है, दिस इज बल्कि नहीं 10 हमारे पास होता है, दिस इज सेकेंड ईयर के चैप्टर 10, दिस इज बायोकेमिस्ट्री, इसमें से प्रोटीन के टॉपिक से है ये। ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग से डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए हम जो है वो हेमोग्लोबिन को एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। ठीक है, वन है उसके बाद के द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन बेंजीन। बेंजीन में कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है? दिस इज ए ऑप्शन 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से कम होता है लेकिन डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। MCQ 82 है, इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, दिस स्टेटमेंट इज डैश। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? तो सिंपल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन जो ये पूरी स्टेटमेंट देता है। 83 है IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? तो ये हमारे पास बेटा होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं ना भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसको हम लोग IUPAC नेम इसका हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज एक्चुअली 2 प्रोपानॉल, इसका IUPAC नेम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं तो सेकंड कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है, दिस इज 2 प्रोपानॉल। 84 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मुराद जैसे कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, तो आर जो हमारे पास है दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये मोलैरिटी पर सेकंड हो गया इज इक्वल टू के, और ए की यूनिट मोलैरिटी हो गई, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो गई, तो के की यूनिट हमारे पास क्या आ गया? सिंपली सेकंड इनवर्स आ गई S-1। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सेकंड इनवर्स। MCQ 85 है वॉल्यूम इज अ डैश। वॉल्यूम किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये थर्मोकेमिस्ट्री से MCQs आया है। तो वॉल्यूम हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो नहीं है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन मास है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है जिसके इनिशियल और फाइनल पॉसिबल होता है। तो जानते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सारे हमारे पास स्टेट फंक्शंस होते हैं। MCQ 36 है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाल्टन्स लॉ, तो जिसको हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो डाल्टन्स लॉ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर पे अगर किसी गैस को कलेक्ट किया जा रहा है तो उसके प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं उसके ड्राई गैस के। ठीक है, तो ये जो MCQs हमारे पास है दैट इज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस। इसके बाद 87 MCQs है ड्राई सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी आउट ऑफ सिलेबस, अगरचे न्यू बुक से है लेकिन PMDC सिलेबस के अंदर सेल्स का कोई टॉपिक मौजूद नहीं था। तो आंसर मैं बता देता हूँ कि ड्राई आइस है, मुझे लगा ये ड्राई सेल है, सॉरी, तो ये सही है। तो ड्राई आइस हमारे पास क्या है? दिस इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड स्टेट से आया था MCQs ये। उसके बाद MCQ 88 है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम इज कॉल्ड डैश। तो ये हमारे पास जो है ना दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, मतलब इन्होंने पूरे जो है वो न्यू बुक को फॉलो तो किया है बनाने के लिए MCQs, लेकिन PMDC सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया, उन्होंने जस्ट न्यू बुक में से MCQs निकाल लिए हैं। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रीजन होता है उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे गैसियस स्टेट वाला चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4, इसमें आपको ये मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो टॉपिक है क्लाइमेट वगैरह के ऊपर। तो इसमें डिप्रेशन का एक तस्करा है कि जहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको डिप्रेशन कहते हैं, जहाँ बारिश वगैरह के बादल बनते हैं तो ये डिप्रेशन कहलाता है। MCQ 39 है द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू क्या है? 7.35। जैसे ये 7.35 से 7.45 के बीच में कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट MCQ 90 है इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लुकस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो लुकस रिएजेंट क्या होता है? ये HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है जिंक क्लोराइड का, और इसकी पूरी डिटेल आप जानते होंगे कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में है तो उसमें लुकस रिएजेंट डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इससे वाइट PPT अपीयर होती है और डिफरेंट तरह से अपीयर होती है। टर्शियरी में इमीडिएटली हो जाती है, सेकेंडरी में थोड़ी देर बाद होती है और प्राइमरी में होती ही नहीं है PPT अपीयर। MCQ 91 एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डैश।
तो इसमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है जिसमें अब जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें से हीट किस में एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये तो नहीं हो गई, एक्सोथर्मिक है। न्यूक्लियर फिजन भी एक्सोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर गैस ये भी एक्सोथर्मिक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कोल भी, तो ये फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो सनलाइट से हीट एनर्जी लेता है एक प्लांट और फिर अपना फूड तैयार करता है। MCQ 92 है, स्टोइचियोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ डैश रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिसमें ए ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। MCQ 93 है, कीटोन्स व्हेन हीटेड विद LiLH4 रिड्यूस टू डैश। तो कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, अगर हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने से इससे हमें क्या मिलता है बेटा, कीटोन मिलता है। और यही कीटोन की अगर हम रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दिस इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे क्या होता है, वापस हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो ई ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के टॉपिक से आएगी। MCQ 94 है, द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 है न्यू बुक का, कि एक्टिव मास किसे कहते हैं। एक्टिव मास हम लोग असल में जो है वो कंसंट्रेशन को कहते हैं। ये जो मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी को कहा जाता है एक्टिव मास। और मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर डीएम क्यूब। ये ऑप्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। यही एक्टिव मास होता है। 95 में द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, ई ऑप्शन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से MCQs आया है। 96 से व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 atm प्रेशर, इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। जब क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या चीज़ बनता है, देखो कि 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है उसके अंदर। लाइक अगर हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया है, लेट्स हैव अ क्लोरोबेंजीन, और जब हम इसको रिएक्शन NaOH से कराते हैं इस कंडीशन पर, तो सबसे पहले तो हमारे पास बनता है दिस इज सोडियम फिन ऑक्साइड। तो ये सोडियम फिन ऑक्साइड बनता है। फिर ये सोडियम फिन ऑक्साइड जो है वो आगे जाकर दोबारा सोडियम फिन ऑक्साइड के साथ HCl लिबरेट होता है। फिर सोडियम फिन ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके हमारे पास अल्कोहल फिनॉल बना लेता है, और साथ में NaCl अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। तो यही डाउस प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें देखिए दोनों ऑप्शन है, सोडियम फिन ऑक्साइड भी है। जो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास बना दिस इज कॉल्ड सोडियम फिन ऑक्साइड। तो सोडियम फिन ऑक्साइड भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन में, और फिनॉल भी दिख रहा है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो देखो इसमें डायरेक्ट हम एंड प्रोडक्ट बताएंगे जो फिनॉल बन रहा है डाउस प्रोसेस से, इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसका सी भी ऑप्शन कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ज़्यादा बेहतर इसका ऑप्शन डी है, फिनॉल। ठीक है। 97 है, द कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl तो हो गए नहीं, चूँकि ये तीनों हमें पता है ये तीनों हमारे पास मिनरल एसिड्स है, और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर हैं ऑर्गेनिक एसिड से। तो ई ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, मिथानॉल। तो मिथानॉल भी एसिडिक होता है, लेकिन इसका एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले में वीक होता है, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की जाएगी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। MCQ 98 है, द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान डेट्स बैक टू डैश व्हेन इट वाज फाउंड इन द सुई एरिया ऑफ बलूचिस्तान। वह तो इसके अंदर डी ऑप्शन है 1952। बट ये सवाल जो है ना वो पूछना नहीं चाहिए था जो 98 में पूछा गया, कि ये कभी भी एयर आस्क करना ये बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योरिटी वाली बात है, कि एक केमिस्ट्री के पेपर देते हुए आप PhD मुताला पाकिस्तान के पेपर तो दे नहीं रहे कि आप 1952 एयर याद रखें कि साल डिस्कवर हुआ। तो ये एक तरह से बिल्कुल लेम एक MCQ है जो कि डाला गया है MCQ 98 में। 99 है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय जिंक मरकरी एमलगम
and concentrated HCl results in conversion to an alkane. This reaction is known as dash. अब जिंक मरकरी एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl को जब हम लेंगे तो फिर और अल्केन जब बनेगा तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? तो व्हाट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जिसमें अल्केन की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं अल्केन बनाने के लिए। अगर हम जिंक और मरकरी एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl लेंगे तो दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर हम हाइड्राजीन लेते हैं, हाइड्राजीन, तो शुरुआत में ये हमारे पास कहलाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। 100 है एमसीक्यूज 100 डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज लॉस ऑफ वेट, एपेटाइट एंड टेस्ट। तो वैसे तो ये सेकेंड ईयर का एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 10 का बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन ये हमारे पास चूँकि ये मिनरल के टॉपिक से आया हुआ है, इसका जो टॉपिक है ये टॉपिक मिनरल है, और आप जानते हैं कि मिनरल का टॉपिक हमारे पास था ही नहीं पीएमडीसी सिलेबस में, तो ये भी 100% आउट ऑफ सिलेबल एक क्वेश्चन है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ये वैसे इसका आंसर हमारे पास जिंक होगा, डी ऑप्शन, कि जिंक की कमी से ही जो है वो वेट लॉस होता है और भूख नहीं लगता, एपेटाइट की कमी होती है। एमसीक्यूज 101 है द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डैश। अब SN1 जो हमारे पास रिएक्शन होता है दिस इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड चैप्टर। तो SN1 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होती है। चूँकि यूनिमॉलिक्यूलर है ये, कि यूनिमॉलिक्यूलर है तो एक ही मॉलिक्यूल होता है हमारे पास जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जबकि SN2 में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। एमसीक्यूज 102 है द टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स की टोटल तादाद हमारे पास 22 है, 22 है। एमसीक्यूज 103 है एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। एल्डिहाइड, अच्छा ये जो सवाल है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स इसके अंदर है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स इसके अंदर हैं। ये भी एक बहुत ही क्लियरली एक रॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब अल्केन बनाना है तो आप दो तरह से बना सकते हैं। आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी कर सकते हैं हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, और आप क्लेमेंसन रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन से हमारे पास क्या हो सकता है, अल्केन बन सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी और ई। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एक ब्लंडर है इस पेपर में MD के 2024 की, के दोनों ऑप्शंस करेक्ट है हमारे पास है। एमसीक्यूज 104 एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज डैश। अब बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा इसमें है, तो ये C2O4-2 है, इस लिगेंड का नाम होता है ऑक्सीलेटो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, दैट्स व्हाई इट इज बाइडेंटेट। 105 है फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल व्हिच इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन। ये फिर से देख लो बेटा, ये फर्स्ट ईयर के न्यू बुक का चैप्टर नंबर, जो लास्ट चैप्टर है ना, आई थिंक चैप्टर नंबर लाइक 12, इससे लिया गया एमसीक्यूज है, और ये टोटली आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कोई तस्करा ही नहीं है डिफरेंट, ये न्यू बुक के अंदर है। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, पीएमडीसी सिलेबस में नहीं था ये। तो चूंकि उन्होंने यही कहा था पीएमडीसी वालों ने कि हमें पेपर देना है पीएमडीसी सिलेबस से, तो या तो यही कह देते सिंपली कि जस्ट न्यू बुक से आएगा, पूरी बुक पढ़ के आए, बट उन्होंने ऐसा कहा नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो ये उनके बयानिए में जो है वो गलती है। तो वैसे इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों के रिएक्शन के बेस पर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एमसीक्यूज 106 है द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट। तो सोडियम देता है येलो कलर फ्लेम टेस्ट में, ये SN3 ब्लॉक एलिमेंट से है। एमसीक्यूज 107 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस द वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स। वीकेस्ट LDF किसमें होगी, जो सबसे छोटे एटम्स होंगे, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा, तो उसकी LDF जो है हमारे पास जो है वो सबसे वीकेस्ट होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। अब यहाँ पर देखो ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन तो हो नहीं सकता। फ्लोरीन और हीलियम में, फ्लोरीन के पास 2 शेल होता है, हीलियम के पास 1 शेल होता है। तो LDF तो हीलियम में भी होगी, नोबल गैसेस में भी होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्स, और फ्लोरीन में भी होती है। अच्छा सॉरी, वीकेस्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ना, हाँ सही है, जितने छोटे एटम्स होंगे, सही, ओके, वीकेस्ट में छोटे एटम्स की बात करेंगे। तो फ्लोरीन और हीलियम के मुकाबले में तो आई थिंक हीलियम यहाँ पर स्मॉलेस्ट होता है, दैट्स वाई हीलियम की, हीलियम की जो हमारे पास जो है वो वीकेस्ट LDF होनी चाहिए, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, चूँकि इसके पास जस्ट हमारे पास 1 शेल होता है,
जबकि फ्लोरीन के पास हमारे पास 2 शेल्स होते हैं, जिसका एटॉमिक रेडियस कम होता है, उसके एलडीएफ भी वीक होती है। 108 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन आप होता है गैमा से शो करते हैं। अब ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो जिसका जितना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन हमारे पास होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपको पता है मरकरी में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, तो मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पता है कि मेटेलिक बॉन्ड पाई जाता है जिसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। MCQ 109 है हाइड्रोक्विनोन इज अ फिनॉल, इट कंटेन्स 2 OH ग्रुप एट डैश। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, हमारे पास एक फिनॉल होता है डाइहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें एक OH ऊपर और एक OH नीचे होता है। ये फर्स्ट पोजीशन है और ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन है। इसका हो जाएगा 1 मिनट, पोजीशन 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3। ओके दिस इज, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ हाइड्रोक्विनोन। ओके एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, पोजीशन 1 and 4 होना चाहिए उसका, फर्स्ट पोजीशन पर OH है और फोर्थ पोजीशन पर OH है। ओके बिल्कुल ठीक है। 2 पर हम करेंगे कैटिकॉल है, 3 पर करेंगे तो रिसोर्सिनॉल है, 1 और 4 पर करेंगे तो OH है। ओके ओके रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑप्शन है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है भाई क्वेश्चन नंबर 109 के, क्योंकि पोजीशन 1 and 4 होना चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच होता है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। इसमें शायद ई ऑप्शन भी होता ना, तो ई ऑप्शन शायद लिखा हुआ नहीं, आई थिंक सो। एक ऑप्शन मिसिंग है, ई ऑप्शन होना चाहिए था। अगर ये नहीं है और अगर ये ओरिजिनल पेपर है और इस तरह से ई ऑप्शन नहीं है, तो ई ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था इसके अंदर। इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए था पोजीशन 1 and 4 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर राइट नाउ हियर। तो इसको करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट MCQs 110 है जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश। एक्चुअल यील्ड ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम ही होता है। ए ऑप्शन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये स्टोइचियोमेट्री चैप्टर से MCQs है। MCQs 111 है फॉर्मिक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन डैश। फॉर्मिक एसिड आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड आपको पता है कि ये हमारे पास एंड्स में, चींटियों में पाया जाता है, उनके डंक में होता है, उनके स्टिंग में होता है। 112 यूरिया was first synthesized by Wohler from an inorganic material named dash ammonium cyanate। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, दिस इज अमोनियम साइनेट। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NH4CnO। MCQs 113 ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू डैश। ये भी बड़ा आसान MCQs है। ऑयल ऑफ विट्रियोल डी हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। बट ये जो MCQs हमारे पास है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, चूँकि इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं भाई, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री तो न्यू बुक के अंदर हमारे पास मौजूद है। सेकेंड ईयर की इंडस्ट्री तो थी ही नहीं कोई भी। NP ब्लॉक में से स्क्रूप ट्रेंड थे उसके अंदर टॉपिक में, आउट ऑफ सिलेबस है बट है आसान। डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। 114 है द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन बकी बॉल आर रिस्पेक्टिवली। तो 12 and 20 होगा। बकी बॉल का टॉपिक भी न्यू बुक में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड ईयर के चैप्टर 3 में आपको ये मिल जाएगा। बट अगेन दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस के अंदर कोई तस्करा ही नहीं है कि आपको बकी बॉल को पढ़ना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये तो मैं अपने सेक्शन में देख रहा हूँ, ये डन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस के लेक्चर्स आप देख सकते हो अपलोड किए हैं और सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है बकी बॉल। क्यों नहीं पढ़ाया, चूँकि सिलेबस में नहीं था तो कैसे पढ़ा था। हाँ सेकेंडरी के लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट सिलेबस में नहीं है। ये इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ जो किया गया है। MCQs 115 इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या प्लास्टिक नहीं, चारकोल भी अमरफस है, गिलास भी अमरफस है, एलम जो होता है फिटकरी मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इन उर्दू, तो ये हमारे पास जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। MCQs 116 है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज डैश। तो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम जिस तरह से आपका अमोनिया होता है, नाइट्रोजन ये रहा, एक रेडिकल ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, और ये लोन पेयर। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल पिरामिडल होता है, बी ऑप्शन। ठीक है। MCQs 117 है मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म बाइंडरी कंपाउंड। पी ब्लॉक एलिमेंट किस चीज़ के साथ रिएक्शन करके बाइंडरी कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, हैलोजेंस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो वैसे तो रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ भी कर लेते हैं,
पी ब्लॉक एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्सीजन के साथ भी हो जाता है, हैलोजेंस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। वैसे बाइनरी कंपाउंड से मुराद यहाँ पर तो ये तो मल्टीपल आंसर्स इसमें करेक्ट लग रहे हैं मुझे। मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। जैसे अब ऑक्सीजन ले लिया हमने तो फ्लोरीन से रिएक्शन करा लेते हैं तो ये OF2 बन जाता है। चलो वाटर मान लेते हैं कि वाटर से बाइनरी कंपाउंड नहीं बनेगा, मान लेते हैं लेट से, बट हैलोजन से तो बन सकता है। तो ये सिंपल यही होना कि O2 + F2 तो OF2। इसी तरह से नाइट्रोजन से भी बन सकता है। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास है, बोरोन नाइट्रेट हो सकता है B + N2 तो ये BN बोरोन नाइट्रेट बन गया। हाइड्रोजन से भी रिएक्शन हो सकता है, वो तो सभी रिएक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन से, बोरोन भी कर सकता है, कार्बन भी कर लेगा, नाइट्रोजन भी कर लेगा। तो वैसे तो ये भी अगर हम इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन भी सही है, हैलोजन भी सही है, नाइट्रोजन भी सही है, हाइड्रोजन भी सही है, ये सभी बाइनरी कंपाउंड्स हमारे पास बना रहे हैं। तो आई थिंक के इसके भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शंस हैं। मतलब जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, उसके लिहाज से तो सारे बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी बना रहा है, नाइट्रोजन भी बना रहा है, मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं, हाइड्रोजन से कर लेते हैं तो BH3 बन जाता है हमारे पास। ये सारे ही बाइनरी कंपाउंड्स हैं, दो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई करेक्ट आंसर मुझे मिलेगा MCQs 117 पे। MCQs 118 देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल आर कैलकुलेटेड बाय डैश। एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। एक सबशेल में गिवन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। यही होता है ना भाई। अब एस में कितने आते हैं, तो ये 2 × 0+1 तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। पी में कितना आएगा हमारे पास, 2 × 1+1 ये हो गया 3 + 2 6। तो भाई मेरे ये जो मैक्सिमम नंबर होता है 2 × 2l+1 है, मतलब 4l+2 है। चारों फिर से ऑप्शन सारे गलत, लो भाई साहब, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शंस। ये तो बहुत एक गलत बात है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें। एक ऑप्शन जैसे मैं F अपनी तरफ से डालता हूँ, या तो इनको ऑप्शन 2 × 2l+1 देना चाहिए था, या तो इनको ऑप्शन देना चाहिए था 4l+2, अदरवाइज दिस ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, MCQs 118 भी हमारा इनकरेक्ट है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आप खुद भी इसको चेक कर लें कि ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 से आया हुआ MCQs है, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो उसमें ये चीज़ मेंशन हुई भी है कि ये फार्मूला किस चीज़ के लिए है। MCQs 119 है, दिस शेप इज फाउंड इन AX2 विच व्हेन द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ये तो चले आसान है, वेस्पर थ्योरी है, तो AX2 होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगी तो लीनियर शेप हमारे पास आएगा। ये तो ईजी है, चले ये ऑप्शन हो जाएगा। MCQs 120 है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसको आउट ऑफ सिलेबस इसलिए हम कह रहे हैं चूँकि ये हमारा जो चैप्टर है ये सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स नाम के चैप्टर से है, और सॉल्यूशन एंड कोलॉइड जो था वो पूरा चैप्टर ही मिसिंग है हमारे PNB सिलेबस से। वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा एमल्जन, कि अगर लिक्विड और लिक्विड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है तो एमल्जन कहलाता है। जैसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर दें तो ये हमारे पास एमल्जन बन जाता है। MCQs 121 है, these hydrocarbons contain one or more double or triple bond between the two adjacent atoms in their structure। तो ये अल्केन्स और अल्कीन्स हमारे पास हो जाएगा ये ऑप्शन। चूँकि अल्केन्स में आप जानते हैं डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन्स में हमारे पास सॉरी डबल और ट्रिपल है ना, सॉरी। These hydrocarbons contain one or more double or triple bond between the two adjacent atoms in their structure। Alkenes, अच्छा ओके, भी डी ऑप्शन होगा ना, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओके, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया और इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसके बाद MCQs नंबर 122 लास्ट MCQs है ये केमिस्ट्री पोर्शन का, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो ये भी एसिड बेस पेयर है। आई थिंक एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर तो था नहीं हमारे पास, तो ये भी हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस ही है।
चूँकि एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर ही हमारे पास है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर, जो भी चैप्टर है मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, बट ये एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो ये वहाँ से आया है। तो एमसीक्यूज में आंसर बताया था उसका, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, तो जैसे अमोनिया है इसका रिएक्शन किसी एसिड से कर देते हैं, HCl से कर देते हैं, तो ये हमारे पास NH4 प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। तो अब NH4 क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है, तो अमोनिया माइन हमारे पास जो है NH4 प्लस आइन, जिसका अमोनिया माइन कहते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर है। तो ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है, बट ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। ये केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज हो गए, फिर ये फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं जो कि मैं नहीं सॉल्व करूँगा। तो मैंने बताया जैसे कि मैं जो सब्जेक्ट डील करता हूँ, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब ये इंग्लिश पोर्शन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। एमसीक्यूज 177 है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में एरर को स्पॉट करें। द स्टोरीज दैट शी मेक्स अप फॉर द चिल्ड्रन आउट टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। ये तो पास पेपर के एमसीक्यूज है। द स्टोरीज दैट शी मेक्स अप for the children ought to be written down and published. Okay students, so 177 में spot the error में यहाँ पर एक और गलती है, और ये अगेन MCQs 177 हमारे पास एक रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग ऑप्शंस इसके अंदर हैं। चूँकि ये सवाल एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, आप देख सकते हैं, ये मैंने पास पेपर ओपन किया है। दिस इज़ द पास पेपर ऑफ दिस इज़ द पास पेपर ऑफ 2009 का पास पेपर है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2009 में सेम यही सवाल आया था, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है, सेम ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर अ चिल्ड्रन आउट टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। ये जो मेक्स आउट वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पर रॉन्ग था, बट इन्होंने यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन ही नहीं डाला। ये मेक्स अप या मेक्स आउट, ये जो है ना यहाँ पर गलती थी, जबकि ये सारे ये स्टोरीज फॉर आउट डाउन पब्लिश ये सब करेक्ट है। तो ऑल दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग। ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है। यहाँ मेक्स अप की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था मेक्स आउट, और यहाँ पर एक अंडरलाइन होनी चाहिए थी। दैट्स वाई 177 को आप देख सकते हैं, दैट्स रॉन्ग एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। तो पहला ही सवाल जो है ना रॉन्ग निकला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह के एमसीक्यूज डाले गए हैं एमडी कैट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, रीड द पैसेज एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, ये तो माय बैंक अकाउंट का क्वेश्चन है ना ये। आई हेard द साउंड ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ द बैंक। सिंस देन आई यूज अ बैंक नो मोर, आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स। तो ये तो माई बैंक अकाउंट की लास्ट लाइन्स हैं जो स्टीफन लीकॉक ने लिखी थी, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वेयर डिड द राइटर पुट हिज सेविंग्स इन, तो सिंपल हो गया ये हमारा ई ऑप्शन सॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। although he very ill, he managed to write a letter to his son. तो he managed to write a letter to his son. He was very ill, he managed to write a letter to his son. तो देखो ए तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, चूँकि although ill वाला भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। He was very ill के बाद कॉमा, ये भी इस तरह से भी नहीं होगा। He managed to write a letter to his son although he was very ill. सी हो सकता है, अभी देखते हैं। डी है although he was very ill, he managed to write a letter to his son. He managed to write a letter to his son. So he managed to write a letter to his son although he was very ill. Although he was very ill, comma, he managed to write a letter to his son. तो इसी ऑप्शन में से ज़्यादा बेहतर इसमें लग रहा है मुझे कि अगर हम डायरेक्ट एक सेंटेंस बना दें इस तरह से तो ये करेक्ट रहेगा। तो मेरे लिहाज से सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए। अगरचे डी ऑप्शन भी सही है, बट यही है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे यहाँ पर सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 180 है, तो रीड द पैसेज बिलो एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास है जॉन कीट्स की इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी गई है। वॉज बॉर्न इन लंदन एंड एजुकेटेड एट एनफील्ड स्कूल
where a sympathetic headmaster inspired his passion for literature. After leaving school, he qualified himself for surgery but abandoned it for poetry. He published his first volume of verse in 1811 and Endymion in 1818. 1818 was indeed a tragic year for Keats. His brother Tom, whom he nursed devotedly through his last illness, died of tuberculosis. Soon after his brother's death, Keats himself developed symptoms of the same disease. In a vain attempt to save his health and life, some of Keats' friends arranged for him to go to Italy. He died and was buried at Rome. His death at an early age was perhaps the greatest disaster to befall of English poetry. तो ये इंट्रोडक्शन टू द पोइट जो होता है ना बुक के एंड में, कि वहाँ से लिया गया है सेकेंडरी इंग्लिश की ओल्ड बुक की. तो क्वेश्चन है जॉन कीट्स एंड हिज ब्रदर डाइड ऑफ दिस डिजीज. तो सिंपल ई ऑप्शन ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेज फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. द एरोप्लेन ट्रेवल्ड 5000 meters बिफोर इट टुक ऑन. द एरोप्लेन ट्रेवल्ड टेक इनटू, टुक ऑफ, टेक ओवर, टेक, टुक अवे, टेक ऑन. टुक ऑफ होना चाहिए बिफोर इट टुक ऑफ. टेक ऑफ मतलब परवास करना, जहाज का परवास कर जाना. दिस इज टुक ऑफ. नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर द गिवन होमोफोन. हाउ विल दे गेट अक्रॉस द रिवर इफ द डैश इज नॉट रनिंग. दैट इज, अच्छा फेरी जो है ना ये FERR वाला फेरी होगा. इट मीन्स अ बोट और अ शिप. फेरी, ठीक है. 183 है चूज द बेस्ट पॉसिबल एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. द जनरल प्रॉब्लम वाज टू गेट 2000 ट्रूप्स स्विफ्टली अक्रॉस दिस रिवर. अच्छा यहाँ पर तो शायद ऑप्शन में अंडरलाइन ही नहीं है, तो आई थिंक स्विफ्टली पे होगा अंडरलाइन यहाँ पर. ठीक है, अपनी मर्जी से मैं यहाँ खुद लगा देता हूँ स्विफ्टली. स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से. ठीक है, स्विफ्ट तेजी से. तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लोली, एक्सपीडिशियसली. तो एक्सपीडिशियस का मतलब होता है किसको चीज़ रफ्तार से होना, स्पीड में होना. तो एक्सपीडिशियसली होगा स्विफ्टली की जगह पर, मतलब तेजी से, फास्ट. अच्छा सॉरी, एंटोनिम यूज़ करना है ना. सॉरी सॉरी सॉरी, चूँकि एंटोनिम यूज़ करना है तो स्विफ्टली तो तेज़ी से है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा स्लोली. चूँकि एंटोनिम में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज्ड अपोजिट ना, जिद लगाते हैं इसमें. ठीक है, दैट्स व्हाई ए शुड बी करेक्ट हियर. 184 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द पैराग्राफ बिलो. ओके, पैराग्राफ पढ़कर ना करेक्ट सीक्वेंस देखनी है. ओके. विद द इन्वेंशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, a new age in communication begins. Now people could communicate fastest and more easily than ever before. अब ऐसे ही, अब इसको इतना कौन पढ़े, डायरेक्ट देख लेते हैं. ये है लॉन्गर. अब लॉन्गर यहाँ पर आ रहा है और फिर विथ शुरू में आ रहा है, तो ए तो नहीं होगा. विथ आ गया, विथ के बाद फास्टर. विथ के बाद फास्टर है. फास्टर कहाँ लिखा हुआ है? फास्टर तो लिखा हुआ ही नहीं कहीं पर. फास्टेस्ट है तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा. अच्छा, कम्युनिकेट फास्टेस्ट एंड, अच्छा फास्टेस्ट नहीं है, फास्टर ही होगा. ये सेंटेंस गलत लिखा है इन्होंने. ओके, पहले में विद आ गया, ठीक है, उसके बाद फास्टर आ गया, ठीक है, फिर राइटिंग, सही है, फिर राइटिंग आ गया, ओके, फिर एडिटिंग, सही, एडिटिंग आ गया, फिर लॉन्गर, सही है, फिर वर्ड, सही है, उसके बाद नाउ. नाउ यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? नाउ, ओके, नहीं तो बी ऑप्शन तो नहीं है. ठीक है, नाउ वाला वर्ड शुरू में आ रहा है. तो विद के बाद फिर नाउ है, सही है. नाउ के बाद फिर फास्टर है, फास्टर के बाद राइटिंग है, राइटिंग के बाद एडिटिंग है, एडिटिंग के बाद लॉन्गर, लॉन्गर के बाद वर्ड है. ओके, ये सी ऑप्शन हमारा होगा. ये तो एक समझ ले, लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन समझ जाए, ग्रामर तो नहीं है ये, बस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ढूंढने थे. तो बस यहाँ पर ये देख लीजिए कि फास्टर नहीं, यहाँ पर ये फास्टेस्ट अगर लिखा हुआ था तो ये फास्टर होना चाहिए था, अदरवाइज तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता. तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. 185 है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओब्लिवियन. ओब्लिवियन का मतलब होता है भुला देना, किसी चीज़ को ना, भूल जाना. तो ए ऑप्शन हो जाएगा, फॉरगेटफुल. तो ये 7 एजेस ऑफ मैन में जो पोम थी ना, 7 एजेस ऑफ मैन, तो उसमें मेयर ओब्लिवियन जो सेकेंड में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ओब्लिवियन तो जो सेकंड लास्ट लाइन थी शेक्सपियर की पोम की, तो वहाँ से आया है. तो ओब्लिवियन मतलब किसी चीज़ को भुला देना.
186 है चूज द बेस्ट ऑप्शन. सम ऑफ द रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर डैश इक्विपमेंट. रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर देयर इक्विपमेंट हो जाएगा THEIR देयर, मतलब अपने इक्विपमेंट्स को वो ढूंढ रही थी. नेक्स्ट दोबारा से पैसेज है MCQs 187 में. Nobody has ever been to compute with any exactness how many people took part in the Great Drought of 1913. ये डे द डैम ब्रोक से लिया गया जो है वो पैसेज है. तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि मैंने तो कई बार पढ़ाया है चैप्टर ये. मोस्ट ऑफ द पीपल गेव अप एंड क्लाइम ट्रीज इन डैश. तो क्लाइम ट्रीज इन फ्रैंकलिन पार्क होगा, क्योंकि ऊपर लिखा होगा. तो फ्रैंकलिन पार्क पे कुछ लोग जो है वो चढ़ गए थे. नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. इन टुडेज सेशन he dashed the current situation of Pakistan. He suffers from, belongs to, begs for, compares with, comments on the current situation हो जाएगा ना. उसने कमेंट किया सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान पर. MCQs 189 है spot the error in the given sentence. The bushes on the corner make it difficult for the driver to see the traffic approaching from the right. Okay, simple. अब ये right 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 होना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ गया, राइट. यस, ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सही है, मतलब ये एरर है, स्पेलिंग में मिस्टेक है राइट की. MCQs 190 है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. पंक्चुएट करना. ही सेड विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली. सो ही सेड एंड देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा. सो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है. तो ए ऑप्शन होगा. तो विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली. नेक्स्ट के बाद 191 है कंप्लीट द मेन क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो मेन क्लॉज को पूरा करना है. इफ आई वेंट टू पेरिस. तो अगर मैं पेरिस गया, तो ये हमारे पास कंडीशनल कौन सा है बेटा, सेकंड कंडीशनल है जो इमेजिनरी सिचुएशन को शो कर रहा है. इफ आई वेंट टू पेरिस तो ये वुड के साथ लगेगा, तो आई वुड सी द आईफिल टावर. ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि सेकंड कंडीशनल में वुड का स्ट्रक्चर आता है. तो 192 में करेक्ट द स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन एरर्स इन द पैराग्राफ बिलो. ओके. इट वाज इन कोरिया. जून, कोरिया का के कैपिटल होगा, सही है. जून का जे कैपिटल होगा, सही है. आई हैड बीन वांटेड दैट स्ट्रैप्ड मी. स्ट्रैप्ड बिल्कुल सही है, स्ट्रैप्ड होना चाहिए. ओके. ये 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटअप से लिया गया जो है ना वो एक पैराग्राफ है जो शुरू में पढ़ते हैं. इससे अंदाज़ा हो जा रहा है कोरिया का तस्कर आ रहा है. एंड डम्प्ड मी बाय द रोड साइड. अब रोड साइड का आर कैपिटल नहीं होना चाहिए था, तो ए तो नहीं होगा. तो बी भी नहीं होगा जो कि कोरिया का, तो के कैपिटल होना ही चाहिए था. तो कोरिया हो गया, फिर जून हो गया. पेग आउट. अच्छा, पेग की स्पेलिंग कह रहे हैं शायद, ये आई थिंक सभी कैपिटल से लिखा हुआ उन्होंने. करेक्ट द स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन एरर. ये तो गलत बात है, तो उन्होंने सारे ही कैपिटल से लिख दिए हैं. तो आई थिंक कैपिटलाइजेशन के रूल को फिर हम लोग साइड करते हैं. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. अभी थोड़ी सी अब टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा है इस पेपर के अंदर. मैं खुद भी इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ. सही, कोरिया का के ठीक है, ओके. जून का जे कैपिटल सही है. स्टेप का की स्पेलिंग सही है. रोड साइड, रोड साइड की स्पेलिंग तो सही हुई है, तो ए तो नहीं होगा. स्टेप, अब ये बी भी नहीं हो जाए. कोरिया का कैपिटल तो होना ही है. कोरिया सही है, जून सही है. स्टेप की स्पेलिंग तो सही होनी चाहिए थी ना, ये भी गलत है. कोरिया ठीक है, स्टेप सही है. जून का जे कैपिटल होना चाहिए था, तो डी भी सही नहीं है. कोरिया सही है, जून सही है, स्टेप सही है. प्रीटी, द पेन वॉज प्रीटी बैड. ये क्या मसला है. अब इसमें देखिए सारी चीजें उन्होंने कैपिटल में डाल दी हैं. अब प्रीटी बैड, प्रीटी तो सेम लिखा हुआ है, PRETTY, PRETTY, प्रीटी. अब आई डोंट नो कि इसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग, अब इसमें कैपिटलाइजेशन के इश्यूज हैं तो वो भी इसमें नहीं समझ में आने वाले. अब तो मैं आई गिव अप भाई. तो मैं इसको यहाँ कमेंट्स कर दे रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शंस. तो ऑप्शंस इसमें सही नहीं है. टाइपिंग
क्योंकि कैपिटलाइजेशन जब कह रहे हैं तो उसमें कुछ कैपिटल और कुछ जो स्मॉल लेटर होने चाहिए थे ना, सारे कैपिटल तो नहीं करने चाहिए थे, तो ऐसे तो फिर सवाल का मुद्दा ही पूरा नहीं होता। तो टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हुई है, तो रॉन्ग ऑप्शन है 192, ठीक है। 193 है, आई वुड ग्लैडली हैव हेल्प्ड हिम। वुड हैव है इफ ही डैश, तो ये थर्ड कंडीशनल है। अब थर्ड कंडीशनल है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो सी ऑप्शन होगा, हैड टेकन मी इनटू कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि वुड हैव आ गया, दैट्स वाई थर्ड कंडीशनल है। 194 है, द थीफ मेड मी एन एस्केप बाय डैश। क्लाइंबिंग अप द वॉल, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, क्लाइंबिंग टू द वॉल, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, क्लाइंबिंग इनटू द वॉल। तो क्लाइंब अप होता है ना, मतलब दीवार पे चढ़ने के लिए, तो क्लाइंबिंग अप द वॉल होना चाहिए। बल्कि एस्केप जब हम करेंगे तो दीवार पे चढ़ेंगे, दीवार से फलांग के आगे बढ़ जाएंगे ना, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल होना चाहिए मेरे लिए। डी ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग के उसके बाद क्वेश्चन से ये भी सॉल्व करते हैं। तो 195 से स्टार्ट हो रहा है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन, एज्यूम इट इज ट्रू एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। A public sector television channel is worried about the quality of its programs and considering the competition from several private sector television channels has decided to provide some incentives in order to attract talents for its programs. Okay, क्या course of action होना चाहिए? Public sector television channel has decided to revise its fee structure for artists. B है, it should not revise its fee structure until the private sector channels do so. तो क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि ये तो पास पेपर का ही है कोई, कि पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल जो है ना वो वरीड है अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। वो देख रहा है कि कंपटीशन उसको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर के टेलीविजन चैनल्स की तरफ से, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो इंसेंटिव्स देंगे ताकि टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। तो पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल को डिसाइड किया है कि उसको फी जो है ना स्ट्रक्चर वो रिवाइज करना चाहिए। तो क्या हो सकता है, इट शुड नॉट रिवाइज इट्स फी अंटिल द प्राइवेट सेक्टर चैनल्स डू सो, वो तो ऑलरेडी ज़्यादा पे कर रहे होंगे, तो बी तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ओनली ए फॉलोज हो सकता है, यस बी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली ए फॉलो, सिर्फ ए का करना ही सही होगा हमारे पास यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन में। 196 से, परवीन, कादिर, रेहान, सलीम एंड तहमीन आर 5 पीपल इन अ फैमिली। स्पीज, परवीन इज अ डॉटर ऑफ कादिर। ओके, इसमें तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री चार्ट बनेगा। परवीन इज अ डॉटर ऑफ कादिर, तो परवीन जो है भाई, जो परवीन है वो डॉटर है किसकी भाई, कादिर साहब की, ठीक है भाई, कादिर साहब यहाँ आ गए। कादिर इज द सन ऑफ रेहान, कादिर साहब जो है वो सन है रेहान के। अब ये रेहान के बेटे हैं। रेहान इज द फादर ऑफ सलीम, रेहान बाप है सलीम का भी, मतलब कादिर का तो है ही, साथ में सलीम का भी फादर है। एंड वाइल तहमीना इज द डॉटर ऑफ परवीन, तहमीना क्या है, परवीन की डॉटर है। ओके, डिफरेंट जनरेशन मिल रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सच्ची है। ए, रेहान इज द अंकल ऑफ परवीन, रेहान परवीन का अंकल है, ऐसा नहीं रेहान तो परवीन का दादा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। कादिर इज द ग्रैंड फादर ऑफ परवीन, कादिर ग्रैंड फादर नहीं, फादर है परवीन का, कट गया। कादिर इज द डॉटर ऑफ सलीम, कादिर डॉटर है सलीम का, डॉटर तो हो ही नहीं सकता, कादिर तो नाम ही मेल है। डी है, परवीन इज द सिस्टर ऑफ तहमीना, परवीन तहमीना की सिस्टर है, नहीं, तो ई ऑप्शन होना चाहिए। परवीन एंड रेहान आर सिस्टर, परवीन एंड रेहान आर सिस्टर्स, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, दोबारा से। ओके, इफ परवीन इज द डॉटर ऑफ कादिर, परवीन इज द डॉटर ऑफ कादिर, कादिर इज द सन ऑफ रेहान, कादिर इज द सन ऑफ रेहान, रेहान इज द फादर ऑफ सलीम। ओके, तहमीना इज द डॉटर ऑफ परवीन, तहमीना इज द डॉटर ऑफ परवीन, रेहान इज द अंकल ऑफ परवीन, बिल्कुल नहीं हो सकता। कादिर इज द डॉटर ऑफ परवीन, बिल्कुल नहीं हो सकता। कादिर इज द डॉटर ऑफ सलीम, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परवीन इज द सिस्टर ऑफ तहमीना, बिल्कुल नहीं हो सकता। परवीन एंड रेहान आर सिस्टर, परवीन एंड रेहान बिल्कुल नहीं हो सकता भाई मेरे। 196 के सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ऑल रॉन्ग ऑप्शंस, कोई भी सही नहीं है। अगर इसी तरह से ये पेपर में आया था तो और रॉन्ग ऑप्शन, और ये चूंकि ऑफिशियल पेपर है दैट्स व्हाई ऑल आर रॉन्ग। 196 मुझे तो रॉन्ग लग रहा है, अब आप देख लें।
197 है, look at the numbers below, identify the pattern and logically deduce the correct option that should follow this. 1 4 9 16 डैश, उसको मैं चेक करता हूँ कि क्या है इसमें पैटर्न। ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस क्या चल रही है देख लें। सिंपल एक सीक्वेंस यहाँ पर बन रही है कि 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 5 प्लस कर रहे हैं, फिर 9 में आप 7 प्लस कर रहे हैं तो 16 आ जा रहा है, फिर 16 मतलब 3 5 7, अब ये ऑड नंबर में सीक्वेंस चला, फिर 9 प्लस करेंगे 16 में, दिस विल बी 25। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, 25 होगा नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में। 198 है, रीड द स्टेटमेंट गिवन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए है, एडवांसेस इन कैंसर कीमोथेरेपी हैव मेड मोर ड्रग्स अवेलेबल टुडे। बी है, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स नाउ हैव बेटर आउटकम। ओके, तो कह रहे हैं एडवांसेस इन कैंसर थेरेपी हैव मेड मोर ड्रग्स अवेलेबल टुडे। तो ए हमारे पास जो कॉज है और बी उसका इफेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। ठीक है, देन इसके बाद एमसीक्यूज 199 है, विच वन इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स डिजिट्स। कौन सा नंबर अपने डिजिट्स का मल्टीपल है? ओके, अब जैसे 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, तो 4 इंटू 4 16। तो विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स डिजिट्स? तो शायद इसका आंसर हमारे पास डी होना चाहिए, क्योंकि 24 जो है ना वो अपने डिजिट्स का नंबर मल्टीपल है। 2 इंटू 12 भी हमारे पास 24 होता है और 4 6 भी हमारे पास जो है वो 24 होता है। तो ये अपने नंबर्स अपने डिजिट्स का मल्टीपल है ये नंबर। ठीक है, तो डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द अल्फाबेट्स बिलो, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड चूज द करेक्ट आंसर दैट शुड फॉलो। वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो जेड आना चाहिए। जेड वाला यहाँ पर डी भी हो सकता है, इसका मतलब ई भी हो सकता है, ए बी और सी तो नहीं होगा। फिर एस है, फिर आर है, फिर क्यू है, क्यू आर एस, ओके, पी क्यू आर एस, तो जेड के बाद ओ आएगा, तो डी ऑप्शन हमारे पास होगा जेड ओ एम, ये अगले पैटर्न में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमने एमसीक्यूज यहाँ पर जो है वो सॉल्व किए हैं। इसके जो है वो एमडी कैट के। अब सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो उसमें अगर हम पे बहुत सारी मिस्टेक्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या मिस्टेक्स दिख रही हैं मैं अपनी एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो मुझे जो लगता है मेरे अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ, उसके लिहाज से सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ तो ये हमें दिख रही है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि इसमें रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग ऑप्शंस गिवन है सवाल के अंदर, तो उसमें उसका कोई आंसर नहीं। और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर देखे यहाँ पर जो कि रॉन्ग जिसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, या फिर रॉन्ग क्वेश्चन ही पूरा का पूरा है। दूसरी चीज़ ये मुझे मिली है। तीसरी चीज़ जो हमें ये मिली है कि लाइक इसमें अंदर जो पेपर लीक है, लीक ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर का लीक होना ये भी इसके अंदर जो है वो एक मिस्टेक है कि जैसे कि पेपर जो है वो पहले ही आ चुका था बच्चों के पास, और इसमें कोई रियलिटी बिल्कुल है, चूँकि मैंने खुद भी देखा था कि जो पेपर जो लीक हुआ था तो वो मेरे नज़र से भी 3-4 पेपर गुजरे थे, से वो पेपर था बहरहाल जो पेपर आया, और इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल मैं देख सकता हूँ क्लियरली। तो पेपर लीक जो हुआ है वो 100% हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये तो मेरिट का कत्लेआम है कि जो बच्चों ने मेहनत से तालीम हासिल की है, मेहनत से टेस्ट की तैयारी की है, तो उनका तो नुकसान हो गया। तब उसका क्या हल होता है, क्या तरीका है? वैसे तो गवर्नमेंट ख़ुद भी फैसला सोच रही है, जैसे कि आज मुझे पता लगा न्यूज़ वगैरह से कि रीकंडक्ट का वो सोच रही है, बट रीकंडक्ट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो रीकंडक्ट इज़ नो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है कि इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। वाई? चूँकि लास्ट टाइम पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि रिकंडक्ट हुआ था और रिकंडक्ट होने पर भी रिकंडक्ट वाला पेपर भी जो है वो लीक हो गया था। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन बच्चों की वजह से पेपर लीक हुआ है या जिनकी वजह से हुआ, उनको उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि इस बार जो दोबारा रिकंडक्ट होगा उसमें कोई पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, और हर तरह से कड़ी निगरानी में रिकंडक्ट किया जाए, देन रिकंडक्ट का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर वो भी लीक हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई बेनिफिट होगा।
तो इसके लिए क्या है कि डाउ ने जो है वो अपने पोर्टल ओपन किए फ्राइडे तक के लिए। जो है वो जो कंप्लेन पोर्टल है डाउ की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। आप उसमें लाजमी रिपोर्ट करें। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कितने मिस्टेक्स हैं। बाकी बायोलॉजी और फिजिक्स के भी यकीनन होंगे, आई डोंट नो कि फिर वो टीचर जब सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा, तो आप उसके लिहाज से फिर देख लीजिएगा। बाकी ये तो डन जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे वो भी बता दिया है आपको, जिसके क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, आंसर्स रॉन्ग हैं, ऑप्शंस करेक्ट नहीं है वो भी बता दिया, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, लॉजिकल रीजनिंग, इन तमाम क्वेश्चंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों को अवेयरनेस हो कि कितना ज़्यादा इनजस्टिस किया है इस बार एमडी कैट वालों ने सिंध के साथ, और मैं बिल्कुल आपके साथ मौजूद हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर जो है वो इस पर खामोश हैं। तो मैं यही देख रहा था कि अगर मुझे एक बार ओरिजिनल पेपर मिल जाए दैन मैं अपने ओपिनियंस आपसे जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। और हिम्मत न मत हारें। तो अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला के यहाँ ये मेहनत ही जो है वो काउंट होती है। तो इंशाल्लाह जो है वो इससे बेहतरी की तरफ आप जो है वो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।